हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रानी शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम ये केवीएस का 2017 का पेपर है। इससे पहले हम 2013 और 2015 का कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें भी पैटर्न सेम ही है। आपको इंग्लिश के और हिंदी के दोनों में से 15 क्वेश्चन, यानी टोटल हिंदी और इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। और क्वेश्चन भी किस तरह से आएंगे वो भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे होंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 1 2 3 4 देयर इज एन एरर इन वन ऑफ दीज पार्ट्स। आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज द एरर। तो यहाँ इसमें जो टिक लगे हुए हैं इन पे ध्यान मत देना। ठीक है, आप अपने से एनालाइज करके देखिए कि आपको कितना समझ आ रहा है, क्या आप ये कर पा रहे हैं ठीक से। ठीक है, क्योंकि हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। तो इसमें तो क्वेश्चन के मार्क्स, ये पेपर मैंने ऐसे साइट से डाउनलोड किया था तो उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे गलत थे। ठीक है, इसलिए इसमें ध्यान मत देना, आप खुद से करके देखना। और मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि सिर्फ आंसर बताने से कुछ नहीं होगा। सेम क्वेश्चन तो आते नहीं है, तो क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 1 में क्या है, आपके 4 पार्ट दिए हैं। तो इसमें आपको वैसे क्या मिस्टेक दिख रही है आप खुद देखेंगे। प्लीज पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव द रूम। तो इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, आप फाइंड कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि आपको कितना समझ आया। द एम ऑफ दिस यूनिट, इट इज फर्स्ट रीड थ्रू द स्टोरी इन 1 गो। और 4 ऑप्शन ये रहा। नॉट वरिंग अबाउट डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है, ये 1 और 2 आपका 2 क्वेश्चन हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, थर्ड भी ऐसा ही है, सेंटेंस वाला। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इट्स सीट्स बाय 6:30 PM। तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर क्या आप कर पा रहे हैं। और ये पेपर मैंने इसलिए डाले हुए थे, सीधा पेपर, ताकि आप पहले देख सकें प्रीवियस एनालाइज करके कि आपको कितना कर पा रहे हैं। और यहाँ इस पेपर में मैं आंसर नहीं बताऊंगी। पेपर आंसर के लिए मैं दूसरा पेपर, मतलब दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें आंसर बताऊंगी अच्छे से एक्सप्लेन करके। ये तो सिर्फ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड चूज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ आपको जो डैश यानी खालिस्तान दिया हुआ है, उसमें कौन सा जो वो है वर्ड है वो सुटेबल होगा, आपको फाइंड करना है। यू मस्ट सिक्योर एटलीस्ट पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स, फुल मार्क्स, पॉसिबल मार्क्स, पेसेबल मार्क्स। तो ये आपको फाइंड करना है कौन सा। और इस पे जो आंसर है कुछ ठीक है कुछ गलत है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, डैश केयरफुलनेस कुड हैव सेव द सिचुएशन। तो इसमें क्या आएगा, लिटिल, द लिटिल, लेस, अ लिटिल। तो मैंने क्या है, अलग से प्रीपोजिशन के, आर्टिकल के वीडियो कराए हैं, तो उनको देखिए, वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर आप ये पेपर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितना सही है, आप कितना समझ आए। ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम सिर्फ आंसर देख लेने भर से मतलब क्वालिफाई नहीं हो जाता, उसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे भी आपको आसानी होगी। फिर है इसमें भी आपको ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। तो ये तो जानती ही होंगे, सभी महिलाएं होंगी स्पेशली, वो तो जानती होंगी और पुरुष भी जानते होंगे, बुटीक कहते हैं। लेकिन इसमें ही इसका ठीक लगा हुआ है। लेकिन इसी तरह से कई चीज़ों की दुकान होती है जिनके अलग अलग नाम होते हैं, तो आपको वो सब वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। तो इसी तरह की जितना भी है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब जितना अच्छा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके कर लेना है। फिर है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट। तो उसको क्या कहेंगे। तो ईयरली को हम सभी जानते हैं एनिवर्सरी कहते हैं, क्योंकि बर्थडे और सेंचुरी या जुबली नहीं कहते, एनिवर्सरी जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में क्या है, चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट द अपोजिट। इसमें आपका एंटोनिम्स आ गए। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हमने 2-3 पेपर देखे हैं, 13 का, 15 का और ये 17 का है। अब 18 का देखेंगे, उसमें पैटर्न चेंज भी है, और लेकिन सिर्फ पैटर्न चेंज है,
आपका सिलेबस उसमें भी चेंज नहीं है। तो आप देख पाएंगे कि सिलेबस वही चला आ रहा है जब से आपका केवीएस का पेपर स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए केवीएस का प्रीवियस ईयर जरूर हल करें और कितने टाइम में कर पा रहे हैं वो भी ध्यान दें। तो ही एग्जिबिटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टुवर्ड्स द मैटर इन हैंड। तो इसमें क्या आएगा, बोग, एग्जॉस्टिंग या सुपरफिशियल या स्लिपशॉर्ड। दिस ऑफर विल बी प्रूव अ ग्रेट बून टू मी। तो इसमें लगे हैं कुछ सही आंसर लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईच अंडरलाइन इडियम्स। इडियम्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, वो भी आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये नीतू मैम की बुक है, उससे आप जितना हो सके अच्छे से कर लेंगे। मुझे लगता है वो इनफ है केवीएस के लिए, ठीक है उससे। लेकिन ये नहीं कि उसमें जितना है उतना ही आप लर्न कर लो, थोड़ा आपको रीडिंग अलग से भी करनी होगी। एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, उनमें भी कई सारे इडियम्स फ्रेजेस आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, किताबों को हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन हम लोग उनको पढ़ते हैं। लेकिन पहले हम क्वेश्चन पेपर हल कर लेंगे, उसके बाद बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इससे आया है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी की सारी क्लास की आपको 3rd की इंग्लिश से लेकर 9th 10th 11th जितना आप पढ़ सकते हो ना, इंग्लिश की बुक जरूर पढ़ना। केवीएस की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, केवीएस की क्या करें, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लेना, उनमें भी काफी सारी चीजें हैं जो यहीं मिल जाएंगी आपको। फिर आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ योर स्टडी। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है। और फिर किस तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 से 13 तक है। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो द असेंडिंग टेम्परेचर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरमेंटलिस्ट। तो इसमें क्या आएगा, असेंडिंग का राइजिंग, ठीक है। मैनी स्पेसीज ऑफ एनिमल हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 100 years। तो इसमें क्या आएगा, तो कई बार हम एंटोनिम बनाने के लिए नॉन लगा देते हैं, सॉरी, तो वो भी ठीक रहता है। लेकिन ऐसा तभी करना जब हम श्योर ना हो, समझ ना आ रहा हो, कोई ऑप्शन ना हो, अदरवाइज श्योर करके ही आंसर लगाएं। फिर ये आपका स्पेलिंग वाला भी आता है कि कौन सी स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। तो ये 15 में जो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग लगाई है वो गलत है, इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। स्पेलिंग ये नहीं होती है लेफ्टिनेंट की। फिर आपका हिंदी का पोर्शन है 15 से, क्वेश्चन नंबर 16 से 15, 15 हिंदी इंग्लिश के हो गए, 15 हिंदी के हैं। ये गणेश घर पहुंचे, इस वाक्य काल के विभिन्न को विकल्प में से सही विकल्प को चुनिए। पहुंच चुका है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। और यमुना शब्द के पर्यायवाची नीचे दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प गलत है। तो यमुना का जो सूर्य सुता, इसने करेक्ट आंसर नहीं लगाया है, ये गलत है। मतलब इसमें जो ऑप्शन में लगा हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ, ये गलत है। ये है, क्या है, ये पर्यायवाची है यमुना का, ठीक है। सूर्य सुता, कालिंदी भी है, कृष्णा भी है, लेकिन कंदील नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसमें मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें ऑप्शन गलत लगे हुए हैं, इसलिए उनका ध्यान मत देना। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उस वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें आपको ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, विजित नहीं होगा, ये ठीक है। मतलब कुछ इसमें जो आंसर लगे वो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपने हिसाब से थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, अपना लॉजिक भी लगाना है कि सही है कि गलत है, इसके आंसर पे नहीं जाना है, ठीक है। इसमें जो आंसर लगे हुए सारे सही नहीं है, मैं बता चुकी हूँ। वो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 17 था वो गलत था। नीचे दिए गए विकल्प में से किस विकल्प में आवा प्रत्यय नहीं है। तो ला धन आवा होता है, दिखाना आवा होता है, चढ़ाव, बुलाव। तो आवा ये फर्स्ट वाला ही ठीक है।
क्योंकि ये कोई वर्ड ही नहीं है जिसमें आवा प्रत्यय होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है अक्ल चक्राना, मुहावरे का अर्थ। इसमें भी मतलब मुहावरे हैं और आपके शब्द हैं, ये विलोम शब्द हैं। और बर्तनी शुद्धि, जैसे कि ऊपर था मैथमेटिक्स था, कुछ वर्ड थे, लेफ्टिनेंट था, वैसे ही इसमें भी। एक्चुअली ये सारे पेपर देखने के बाद लग रहा है कि वो आपका बेसिक ही चेक कर रहे हैं कि आपको कितना बेसिक आता है। ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके। इस वाक्य के लिए एक शब्द के नीचे दिए गए विकल्प में से चुनिए। तो ठीक है, स्थावर मतलब जो स्थित है। और फिर है दैवी इच्छा का संधि विच्छेद, देवी की इच्छा, देवी इच्छा। तो देवी इच्छा नहीं होगा, देवी इच्छा होगा, देवी इच्छा। ठीक है, ये इसका संधि का मैं अलग से टॉपिक कराऊंगी, तो वहाँ आप देखिए, या आपने जहाँ से पढ़ रखा है आपको समझ आता है तो वहाँ से देखिए। फिर आपका 31 से आ जाता है करंट अफेयर, जीके वाला पोर्शन, जीएस वाला। प्रवासी भारतीय दिवस 2017 का सम्मेलन आयोजित करने के लिए किस राज्य की राजधानी को चुना गया है? तो ये इसके लिए आपको अपडेट रहना है। अब जैसे 2022 में पेपर आएगा तो आपको 2022 का जितने भी करंट अफेयर्स है वो सारे पढ़ना है डेली। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2015 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? तो अब आपको इसका 2022 का पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है हो सकता है नहीं, होगा ही 2022 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन है। किन के बीच कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया? तो कावेरी नदी कहाँ है? कई सारे क्वेश्चन में तो हम कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। कावेरी किन दो राज्यों के बीच बहती है? तो उन्हीं के बीच विवाद होगा, सीधी सी बात है ना। फिर कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपके हमेशा रहते हैं। ठीक है, कोई भी सन हो, वो करंट से नहीं, वो जीके बेस्ड होते हैं जो है। साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो लिटरेचर में 16 में जिसे मिला होगा वो होगा। हमें तो 22 से अभी मतलब रखना है कि 22 में किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल है सेट, इसलिए। ठीक है, बाइलिंगुअल पेपर है, सॉरी। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से किस शहर को स्मार्ट सिटी सूची में अभी नहीं चुना गया है? तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बस क्या है, अपडेटेड करंट अफेयर के ये आपके 40 मार्क्स होंगे। ठीक है, पैरा ओलंपिक 2016 में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो ये नाम है। फिर है निम्नलिखित संचार कंपनी में से कौन सी कंपनी का रिलायंस में विलय हुआ है? तो कई सारी कंपनी क्या है, मर्ज हो जाती हैं, कई सारे बैंक मर्ज हो जाते हैं, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि 2022 में कौन कौन से बैंक एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, कौन कौन सी कंपनी एक दूसरे में मर्ज हुई हैं। ठीक है, जैसे VI है, वोडाफोन और एयरटेल एक दूसरे में मर्ज हुए थे, तो वो VI की आपने पोस्टर देखे होंगे दुकान पे लिखे हुए। तो इसी तरह से क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आते हैं, बस ये देखते हैं कि आप अपने आसपास कितना आप अपनी आंख और कान खुले रख रहे हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, तो ये भाई आप न्यूज देखेंगे, डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिर मिस वर्ल्ड, अब आप एग्जाम देखेंगे 2022 में जब आएगा तो पता चलेगा कि क्वेश्चन तो वही थे, पैटर्न वही था, बस अपडेटेड है। मिस वर्ल्ड 2016 का ताज पहनने वाला पहला भारतीय कौन है? ठीक है, यूरोप कप 2016 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? यूरो कप। हाल ही में उद्घाटित भारत का पहला बायो
CNG प्लांट कहाँ स्थित है? विश्व बैंक की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीब कहाँ रहते हैं? ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। फिर है कि कौन सा कथन उसेन बोल्ट के बारे में सही है? तो उसेन बोल्ट कौन है? सबसे तेज धावक हैं, सर्वोत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ी हैं, या स्पेन की फुटबॉल टीम का शीर्ष रत्न है, या विश्व के सबसे तेज गेंदबाज हैं? तो उसेन बोल्ट कौन है? आपको उनके बारे में पता होगा तो कथन भी आपको पता चल जाएगा। तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं, तो स्पोर्ट्स के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार बॉब डायलन को देने की घोषणा हुई, जो एक है, तो वो कौन सा है? गीतकार है, साहित्यकार है, या श्रमजीवी है, या भाषाविद है? तो बॉब डायलन कितने तरह के पुरस्कार होते हैं? कई तरह के पुरस्कार होते हैं, तो उन सबको आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है उनके बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्ष पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप को निर्वाचित घोषित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए राज्य अमेरिका में जो चुनाव होते हैं वो कितने नवंबर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो डेट पता होगी आपको, तो आप आसानी से कर पाएंगे। 2015 में विदेश से प्रेषित धन प्राप्त करने के लिए बड़ा देश कौन था? तो सबसे ज्यादा विदेशी धन किस देश ने प्राप्त किया है? फिर तो ये क्वेश्चन है, रियो द जेनेरियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित करने वाला दक्षिण अमेरिकी शहर कौन सा नंबर का है? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, या पहला है? किरण बेदी के बारे में क्या सत्य नहीं है? भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी थी, या समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे सम्मान प्राप्त किया, दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और असफल रही, पुडुचेरी की राज्यपाल नियुक्त हुई? तो मुझे थर्ड वाला लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पुडुचेरी की राज्यपाल तो हैं अभी रिसेंटली देखा जाए तो, और पुलिस सेवा में अधिकारी भी थी, और ये समाज सेवा के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे सम्मान प्राप्त भी हुआ है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन ही गलत है, और आप शेयर कर लेना कौन सा है। ठीक है, फिर ग्रीष्म ओलंपिक 2016 में मेजबान देश ब्राजील ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 8, 5, 6 या 7? तो ये एक्चुअली पुराने हैं, लेकिन हमें इस तरह के क्वेश्चन बस हमें तो एनालाइज करना था। फिर है निम्नलिखित राज्य में से कौन सा पहला राज्य है जिसमें 100% गांव खुले में शौच से मुक्त है? तो हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, या गुजरात है? फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, मतलब ये क्या है आपके करंट अफेयर और जीके वाले। तो जीके वाले हैं तो 2016 के हमें उनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस पैटर्न समझ लेना है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे नियंत्रण रेखा के पार भारतीय सेना ने किस मध्यरात्रि को सर्जिकल ऑपरेशन किया? तो ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर का नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन एनालाइज करना उद्देश्य था मेरा, देख लेना है। फिर 2015 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो हर राज्य में अलग अलग साल में होते हैं, मतलब हर में नहीं लेकिन 2-4 राज्य में इकट्ठे होते हैं। तो कौन से राज्य में कब होते हैं? अभी भी चुनाव हुए थे 2022 में, तो कौन कौन से राज्य में हुए थे, इसलिए वहां से भी क्वेश्चन आते ही है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय त्योहार दिवाली पर स्मारक टिकट जारी किया? विजय रूपानी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2016 को शपथ दिलाई, तो कब शपथ दिलाई? तो ये चुनाव होते हैं फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनकी डेट भी थोड़ा याद रखना होता है कि कब कौन से स्टेट के मंत्री ने शपथ ली है। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाले भारतीय हॉकी की टीम का कप्तान कौन था? तो बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन चुना गया 2016 में? तो अभी हमें 2022 का याद करना है। साक्षी मलिक भारत के किस राज्य की रहने वाली हैं? रेमन मैग्सेसे सम्मान 2016 7 अन्य लोगों के साथ साथ और किसने जीता है? तो सम्मान आते हैं, कई तरह के सम्मान आते हैं। ये रेमन मैग्सेसे सम्मान है, और पद्मश्री, पद्म भूषण, कई सारे जो भी साल में मिलते हैं, साहित्य अकेडमी जैसे भी हैं। अभी तक अपने जीवन में सर्वाधिक ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी। आईपीएल 2016 में विजेता और उपविजेता कौन थे?
WHO के द्वारा 2016 में मालदीव के बाद एशिया का दूसरा मलेरिया मुक्त देश किसे घोषित किया गया है? IDS के अंतर्गत काले धन को घोषित करने की तिथि कब समाप्त हो गई? मोहन, करीम तथा जॉर्ज की औसत आयु 27 वर्ष है। अब आपका 70 तक करंट अफेयर हो गया, 70 से आपका रीजनिंग आ गया। ठीक है, तो इन तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा? ये डायरेक्शन वाले आगे रीजनिंग के सवाल चल रहे हैं। फिर ये रीजनिंग में आपकी 40 मार्क्स तक आएगी, तो 110 क्वेश्चन नंबर 110 तक आपकी रीजनिंग ही चलेगी। तो रीजनिंग में किस तरह के सवाल आते हैं? अनुपात वाले हो गए, डायरेक्शन वाले हो गए। ठीक है, 27 सेंटीमीटर लंबी, मैथ रीजनिंग मिक्स कर दिया है। सीट को तोला पे एक घर बनाया गया, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये रीजनिंग वाला है कि कौन सी आकृति पिता पुरुष चाचा के संबंध को व्यक्त करती है? फिर यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है तो B अनुपात C बराबर 6:11 है तो C अनुपात 1 का क्या मान होगा? किन महीनों में 5 शनिवार हैं? महीने का अंतिम दिन भी शनिवार है इसी महीने में, तो महीना 31 दिन का है, तो तीसरा शनिवार उस महीने की किस तारीख को होगा? या तो कैलेंडर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो कैलेंडर से रिलेटेड वीडियो भी बनाना है। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:8 है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दूसरे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात कितना होगा? फिर कई सारे क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन देख के कर सकते हैं। एक लाइन में खड़े 37 लोगों में A तथा B का ऊपर से क्रमशः 10वां 16वां स्थान है, उन दोनों के बीच कौन से स्थान होंगे? तो रीजनिंग वाले हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। रीजनिंग मैथ को आप छोड़ नहीं सकते, PRT हो चाहे TGT हो। TGT में मैथ नहीं आता है, मैथ सिर्फ PRT में आता है, लेकिन रीजनिंग तो दोनों में ही आती है बराबर की। ठीक है, तो कौन सी संख्या दी गई जो खाली स्थान है उसको पूरा करेगी? फिर ये भी रीजनिंग है। डिक्शनरी वाले रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। डिक्शनरी जैसे आपको डिक्शनरी देखना आता है तो आपको पता चलेगा कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। फिर इसमें आपको संख्या देखनी होगी कि जो एक अलग है 3 से, तो कौन सी हो सकती है? 3 से अलग है तो उस संख्या में आपको पहचानना होगा कि जो नंबर है चारों वो क्या चीज है। किसी का प्लस है, माइनस है या क्यूब है, मतलब जो भी चीज है कॉमन होनी चाहिए तीनों नंबर में, एक डिफरेंट होगा। ठीक है, फिर है यदि, तो ये सारे सवाल रीजनिंग के हैं। जितनी प्रैक्टिस होगी ये श्रेणी आपको पूरी करनी है। और मैथ रीजनिंग दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए। 3 ठोस घनों जिनके किनारे का विस्तार 3 सेंटीमीटर। तो मेरा उद्देश्य यहाँ आंसर हल करना नहीं है, सिर्फ देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर बाद में कंसेप्ट एक उठाएंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन वही सेम तो आएंगे नहीं ना। हाँ, लेकिन ये है कि पैटर्न वही रहेगा, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो पैटर्न क्वेश्चन कुछ भी रहे आप कर पाएंगे। ठीक है, किसी ने अपना पेपर ऐसे ही डाल दिया, मुझे मिल गया था साइट पे तो मैंने डाउनलोड किया। आपको भी मिल जाएगा अगर आप डायरेक्ट पेपर से करना चाहते हैं, लेकिन कई बार नहीं मिलता है, इसलिए मैंने कहा एक वीडियो इसका थोड़ा सा मिल गया है तो बना लेती हूँ, कभी नहीं मिलता है।
थोड़ा इधर भी क्वेश्चन जाएगा ना। ये आपके क्वेश्चन कितना है, 110 तक ही चलेगा आपका रीजनिंग। फिर 110 से आ जाएगा आपका 9 और 10, तो 10 के बाद फिर 11 से स्टार्ट हो जाएगी चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, और ये वही रहेगी जो आपने सीटेट के लिए की थी, उससे थोड़ा बहुत और अपग्रेडेड मैनर में मिलेगी। किसी विद्यार्थी को एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने अथवा किसी अनुचित व्यवहार का परिहार करने के लिए स्मरण कराने हेतु अध्यापक द्वारा दिए गए शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक संकेत को क्या कहा जाता है। तो ये आपका पेडागोजी स्टार्ट हो गया, और अब आपका 150 तक पेडागोजी ही चलेगा। ठीक है। विज्ञान विषयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। तो पेडागोजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये टीचिंग मेथोडोलॉजी का है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें शिक्षार्थियों को की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहायक होंगी। तो ये आपको इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि इससे अलग किसी भी तरह के क्वेश्चन आए आपको समस्या ना हो। ठीक है। क्रियात्मक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर 115 खेल ही बच्चों का कार्य है, किसने सर्वप्रथम कहा था। फ्रॉवेल, मॉन्टेसरी या डीवी या रूसो। ये साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कक्षा में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कक्षा में एकदम खामोशी होता कि अध्यापक शांति से पढ़ा सके। अप्रासंगिक है, सॉरी असत्य नहीं, अप्रासंगिक, जिसका कोई प्रसंग ना हो। ठीक से ये पेपर का जो फोटो है ठीक से नहीं लिया गया, तो क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा कथन अप्रासंगिक है। बच्चों के अधिगम की परिशुद्धता के विषय में उन्हें तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान की जाए। अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखने में सक्षम है। अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि सीखी जाने वाली सूचना छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत की जाए। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही अप्रासंगिक है, क्योंकि कक्षा में एकदम खामोशी होता है कि अध्यापक शांति से पढ़ा सके, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। शांति से ही पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे टीचर से, तो टीचर को पता कैसे चलेगा कि कोई बच्चा समझ पा रहा है, कोई चीज़ नहीं। ठीक है। शांति अच्छी होती है, लेकिन जहाँ जरूरत है। ठीक है। बहुत ज़्यादा शोर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चे इंटरेक्ट तो करें एटलीस्ट। ठीक है। कक्षा 5 का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका अभिनय करने के लिए कहती है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायक होगा। तो क्या सही होगा, प्रश्नावली, मूल्य निर्धारण मापनी या समाज नीति। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से, आपके पास 3 घंटे का टाइम है, आराम से कीजिए। वीडियो डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर आपको पेपर नहीं मिल रहा है तो वीडियो, ये पेपर ही है सारा, मैं इसीलिए मैंने सारा पेपर डाला कि आप इस वीडियो को डाउनलोड करके और फिर अपना आराम से लगाएं पेपर। 3 घंटे में आपको पता चलेगा कि आप 3 घंटे में कर पा रहे हैं या नहीं, और कितना कर पा रहे हैं। ठीक है। फिर जब डिस्कशन करेंगे तो पता चलेगा आपको। फिर मैं लास्ट में आंसर इसका ठीक से बताऊंगी, सारे क्वेश्चन का विद लॉजिक और आंसर के साथ। ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो पहले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए टॉपिक पे वीडियो बनाए जाएंगे। लेकिन समय रहा तो, समय नहीं रहा तो उसकी कोई अभी कहा नहीं जा सकता किसी भी चीज़ के लिए। कोशिश रहेगी, होना कितना संभव है ये अभी से कुछ नहीं कहा जाएगा।
अध्यापक द्वारा किसी विषय की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो परीक्षा योजना, निर्धारित उद्देश्य, वर्तमान कक्षा की अवस्थाएं, विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर, थार्डाई के मतानुसार अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप क्या था? तो ये वही चाइल्ड साइकोलॉजी और टीचिंग मेथोडोलॉजी। पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये चीज भी ध्यान रखना है। जल्दबाजी में हम क्वेश्चन पढ़ें और ये चीज फिर हम नहीं है देखा है, नहीं है देखना जरूरी होता है। वैसे जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया उन्हें तो इतना पता चल गया होगा, ठीक है, तो फिर भी एक बार देखना है क्वेश्चन को अच्छे से समझ के, थोड़ा सा टाइम देके, जल्दी नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी करनी है। उद्देश्य के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, दिग्दर्शित करना, अनुरूपित करना, संयोजित करना, सक्रिय करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? तो ये सारी चीजें जो है किस वर्ग से संबंधित है? विश्लेषण से, संश्लेषण से, मूल्यांकन से या अनुप्रयोग से? वो देखना है, आपको समझना है। फिर क्वेश्चन नंबर 122 है, कौन से क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा के अधिगम में सर्वोत्तम सहसंबंध प्रदर्शित करेंगे? बच्चों को कहना कि वे प्रभाव से एक शब्दावली को याद करें, या भाषा अध्यापकों के लिए विज्ञान की पाठचर्या पर एक रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करना, या विद्यार्थियों से कहना कि वे किसी वैज्ञानिक विषय पर एक निबंध लिखें, या वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना और बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाना। तो क्या सही रहेगा? फिर क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रॉबेल के दर्शन का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत, सक्रिय का सिद्धांत, अलौकिकता का सिद्धांत, या एकत्व का सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 124, संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे धर्म अथवा भाषा पर आधारित हो, अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार है? ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आपको एक संविधान तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। संविधान से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उसकी बच्ची से कुछ शैक्षिक और आचरण संबंधी अपेक्षाएं भी रखती हैं। तो वह बच्चों को स्वायत्तता देने के महत्व को समझती हैं। बच्चों से अन्योन्य क्रिया करवाते समय वह एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती हैं। वह बच्चों से स्नेह तथा हार्दिकता प्रदर्शित करती हैं। वह यह भी जानती हैं कि बच्चे कई बार उनकी आवृत्ति का लाभ भी उठा लेते हैं, तथापि उसका विश्वास है कि अंततोगत्वा अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे। बताइए, श्रीमती कपूर कक्षा संचालन की किस शैली का अनुसरण कर रही हैं? सत्तावादी, उन्मुक्त, लोकतांत्रिक या प्रमाणिक? तो ये उन्मुक्त ठीक है, सत्तावादी नहीं है। सत्तावादी होती तो भाई मैं जो कहूँ वही करो, ठीक है। लोकतांत्रिक होती तो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी हो गया। प्रमाणिक तो ये पेडागोजी क्वेश्चन हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, उनकी लैंग्वेज को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेंदी क्वेश्चन होते हैं तो उनको थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत होती है। उन सबके टर्म अच्छे से समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो अथॉरिटेटिव तो है ही नहीं, तो इसका परमिसिव ही करेक्ट आंसर है। कई बार क्या है, हिंदी समझना है तो आप इंग्लिश बाइलिंगुअल इसीलिए सही रहता है कि हिंदी में कई ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो उन्हें इंग्लिश में एक बार कंफर्म करने में कोई बुराई नहीं है। और आना भी चाहिए, हमें दोनों भाषाएं आनी चाहिए। बाइलिंगुअल इसीलिए पेपर भी आता है, बच्चों को समझाने के लिए भी। यदि हम दो भाषाएं यूज करते हैं तो उन्हें भी आसानी होती है समझने में। संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसमें रखा गया है? तो संवैधानिक प्रावधान, तो ये देखिए संविधान से कितने सारे क्वेश्चन आ गए आपको, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मिल ही गए एटलीस्ट। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और उसमें से 2-3 क्वेश्चन यही मिल गए। और एजुकेशन के उसमें मतलब करीब आपको 8-10 क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं। कई बार 2-3 तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसे ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्मा या कार्टा महाधिकार अभिलेखा समझा जाता है? तो ये कौन है? फिर है
128 निम्नलिखित में से ऐसी सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है जिसका प्रयोग बच्चे में सामाजिक मूल्यों का विकास करने में किया जा सकता है। अध्यापक द्वारा अपने आचरण को इस प्रकार प्रस्तुत करें ताकि बच्चे उसे एक प्रतिरूप समझने लगे। उन्हें महान व्यक्तियों के विषय में बताना, अच्छी नैतिक कहानियां बताते रहना, उन्हें समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों और लोक कथाओं में अनुशासित करना। तो ये 4th ऑप्शन, इसका जो फर्स्ट है वो भी वही सही हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार भौतिक जगत एक वास्तविक है और मानव एक अन्य जीवधारियों को वातावरण के प्रति अनुकूल करना चाहिए। भौतिक वातावरण सीमित होता है। अध्यापक को किसी प्रकार का हस्तक्षेप बच्चे के लिए हानिकारक होगा और अतः उसके विकास में किस प्रकार का सुझाव, निर्देशन अथवा हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होगा। तो यहाँ इंग्लिश में भी दिया गया है ताकि आपको यदि हिंदी ठीक से समझ ना आए तो इंग्लिश वाला पढ़ के समझ सकते हैं। 130 है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। तो ऐसे कार्य में पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। अपने स्वयं के चेतन विचारों और भावनाओं का समूह जिन्हें बच्चे ने आत्मविश्लेषण किया है, या फिर बच्चे की और से बाह्य जगत का मानसिक निरूपण या ऐसी व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चे अपने साथियों के साथ सामाजिक अन्योन्य किया करता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। फिर 131 अव्यक्त अथवा अंतर्निहित संदेश जो विद्यार्थियों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं, ये कौन सी पाठचर्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 132 है सफल समावेशन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये ऑप्शन है अध्यापकों के पास वह ज्ञान और कौशल हो जो बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पाठचर्या और शिक्षण विधियों के चयन व अनुकूलन करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर फोकस करता हो। व्यक्तिगत विद्यार्थी प्रगति को मॉनिटर करने के लिए उपयुक्त तकनीकी तथा प्रविधियां। अध्यापक बच्चे की अधिगम निष्पत्तियों के दायित्व को स्वीकार करे। फिर क्वेश्चन नंबर सुश्री शैलजा जो कक्षा 5 के अध्यापिका हैं अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षा रखती हैं। तो उनके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो तथा बच्चे की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों में दृढ़ हैं परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्काधार देने में थोड़ी समय लेती हैं। तो उसका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करे तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती हैं जो उचित हो परंतु बच्चे अपमानित अनुभव न करें। तो बताइए कक्षा संचालन की किस शैली का पालन करती हैं वो। तो यहाँ किस शैली का पालन कर रही हैं वो आपको देखना है। प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर खेलकूद बच्चों की इस प्रकार सहायता करते हैं कि तो इसका ऑप्शन तो ठीक लगा हुआ है, फिर भी आपको सारे ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए एक बार, ऐसे ही एकदम से नहीं जाना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 135 स्किनर के अधिगम सिद्धांत के अनुसार यदि व्यवहार को नियंत्रित करना है तो व्यक्ति को किसे नियंत्रित करना है। तो अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स को, या दंड को, या प्रबलन को, या परफॉर्मेंस को, किस चीज को। तो किसी का व्यवहार नियंत्रित करने के लिए हमें व्यक्ति को किसे नियंत्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें से बताना है विकास का सिद्धांत जो नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है तो वो तो है इसका सिद्धांत। विकास की सभी प्रक्रियाएं परस्पर जुड़ी हुई, ये भी है। सभी बच्चों की विकास की दर एक समान नहीं होती, ये भी है। कोई बच्चा 10 महीने में चलना सीख जाता है तो कोई 1.5 साल में चलना सीखता है। तो सभी बच्चों की विकास की दर है वो एक समान नहीं होती है। तो ये तीनों सिद्धांत है। तो ये 4th इसका करेक्ट ऑप्शन है, लगा हुआ है। कुछ ऑप्शन करेक्ट हैं, कुछ थोड़े बहुत मिस्टेक है। निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने
भारत में बच्चों की शिक्षा में मॉन्टेसरी शिक्षा विधियों के प्रचलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये कौन है, एक बार आपको देखना है, समझना है और फिर आंसर करना है। उद्देश्य, इस इकाई से पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे। तो यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन संस्था अपंग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं का विनियमन तथा मॉनिटरिंग करती है। फिर है, एक बच्चे में अविनाशिता संरचना की योग्यता का विकास हो चुका है और वह वस्तुओं को सबसे छोटी से बड़ी की ओर तथा सबसे बड़ी से छोटी की ओर सजा सकता है। तो उसकी विचार प्रक्रियाएं स्थूल घटनाओं पर आधारित हैं। वह बच्चा उन सभी समस्याओं पर संक्रियाएं कर सकता है जो अमूर्त नहीं है। बताइए यह बच्चा पियाजे द्वारा प्रतिपादित संगठनात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था पर है। तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, आपको पता है कौन कौन सी। एक सेंसरी मोटर स्टेज थी जो सबसे पहली अवस्था होती है जब बच्चे अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। इनको हम SPCF करके याद कर सकते हैं। SPCF यानी सेंसरी मोटर स्केल और प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एक सीक्वेंस में है SPCF करके, ठीक है। सेंसरी में बच्चे सेंस के थ्रू सीखते हैं। प्री ऑपरेशन में बच्चे ऑपरेशन से पहले करके सीखते हैं। कंक्रीट में चीजों को छू टच फील करके जब हम सीखते हैं वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है। और फॉर्मल में क्या है, बच्चे अपने संज्ञान का विकास हो जाता है उनके दिमाग का, तो वो लॉजिक लगाने लगते हैं, तो वो लास्ट स्टेज है। तो इसमें वो क्या कर रहा है कि वह बच्चा क्या कर पा रहा है, छोटी से बड़ी मतलब अपने बड़ी सजा सकता है, ठीक है। स्थूल घटना पर आधारित है। तो बताना है आपको ये कौन सी अवस्था चल रही है अभी। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, तो ये देखिए। फिर 42, फिर 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। ये लास्ट क्वेश्चन है, आपका पेपर खत्म। लेकिन आपको ये वीडियो पॉज करके खुद से लगाना है, देखना है, पढ़ना है, समझना है और फिर कमेंट कीजिए कि आपने कितना कर पाए, ठीक है। मैंने इसमें एक भी आंसर इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप खुद से देखिए, एनालाइज कीजिए कि आपको आ कितना रहा है पहले, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जिनको पेपर ना मिल रहा उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज साइट मिल जाते हैं, आप ऐसे सर्च करो तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।